नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है, हम अध्ययन कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की पुस्तक समकालीन विश्व में राजनीति। आज हम अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ रहे हैं। इसमें 2 वीडियो आप पहले देख चुके हो, ये तीसरा वीडियो है। तो आज का टॉपिक हमारा कि साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। मतलब हमने पिछले 2 वीडियो में देखा था कि पूर्व सोवियत संघ का किस प्रकार विघटन हुआ। अब आज के जो वीडियो है उसमें हम ये देख रहे हैं कि विघटन के बाद जो छोटे छोटे देश या गणराज्य बने, उनकी परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी, उनमें किस प्रकार विकास हुआ, क्या समस्याएं रहीं। तो उनमें से आज का टॉपिक है साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। तो साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। कहने का मतलब यह है कि अब तक वो थे कौन से, सत्तावादी और साम्यवादी सिस्टम में थे। सत्तावादी का मतलब है कि सरकार का व्यक्ति के जीवन पर पूरा नियंत्रण होता है, और समाजवादी व्यवस्था का मतलब है संसाधनों का नियंत्रण किसके हाथ में, राज्य के हाथ में। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था से वो गुजर रहे हैं। किस प्रकार की व्यवस्था में? लोकतांत्रिक एवं पूंजीवादी व्यवस्था में। लोकतांत्रिक का मतलब होता है जहाँ सरकार के निर्माण में आम जनता का सहयोग होता है, और पूंजीवाद का मतलब होता है जहाँ व्यक्ति अपनी कमाई हुई संपत्ति पर अपना नियंत्रण रख सके। तो एक जो दौर था सत्तावादी साम्यवाद से या सत्तावादी समाजवाद से लोकतांत्रिक पूंजीवाद की तरफ, उस संक्रमण के दौर में ये अधिकांश देश गुजर रहे थे। रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों ने पूंजीवाद और संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया। तो इन्होंने क्या किया कि जो संक्रमण का काल था, उस काल में साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद की तरफ जो आ रहे थे, उन्होंने इस चेंज के लिए उन्होंने एक मॉडल अपनाया। और ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इस मॉडल को अपनाया गया, या इनके द्वारा ये स्पॉन्सर मॉडल था, जिसे हम बोलते हैं शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का जो हिंदी अर्थ है वो होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो पहले तो हमें देखते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अंतर बताया जाएगा कि ये किस प्रकार की संस्थाएं ये क्या काम करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों के द्वारा इस शॉक थेरेपी को अपनाया गया, इसको लॉन्च किया गया पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों के लिए। तो हम देखते हैं कि विश्व बैंक कहाँ काम करता है। विश्व बैंक वहाँ काम करता है जहाँ पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना हो, किसी भी देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना हो, या उस देश की गरीबी कम करनी हो, उनके लिए विश्व बैंक पैसा देता है। पैसे को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है अनुदान, जो विश्व बैंक से जिस देश ने ले लिया उसे वापस नहीं करना पड़ेगा। एक होता है ऋण। तो ऋण को ये देते हैं, अनुदान भी देता है और ऋण भी देता है। अनुदान तो एक बार ले लिया, वापस नहीं करने का। दूसरा होता है ऋण। ऋण भी ये होता है दीर्घकालिक, लंबे समय के लिए होता है, और उसको भी बहुत कम ब्याज %, 1 या 0.1, 0.10, 0.5 इस प्रकार की ब्याज दरों पर ये पैसा विश्व बैंक से किसी देश को मिलता है। काम क्या है? आर्थिक विकास और गरीबी को कम करना। इस उद्देश्य के लिए विश्व बैंक किसी भी देश को पैसा देता है। दूसरा जो संस्था थी वो थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो उद्देश्य होता है वो कब देती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसी भी देश को सहायता? जब उस देश की वित्तीय स्थिति खराब हो। और वित्तीय स्थिति खराब का मतलब है कि उस देश के पास वो ज़्यादा संसाधन अब बचे नहीं है ताकि वो अपने खर्चों को चला सके। यदि सिंपल भाषा में कहा जाए तो यदि किसी भी देश के पास ऐसे इतना पैसा नहीं है कि वो अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू रूप से कर सके, या जनता का विश्वास रख सके कि बैंकों में हमारा पैसा सुरक्षित है, इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसी भी देश को ऋण देता है, ये अनुदान नहीं देता है। ठीक, तो दोनों में समझ में आ गया कि विश्व बैंक अनुदान और ऋण देता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण देता है। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष ऋण देता है उसका मुख्य उद्देश्य है किसी भी देश में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना और उस देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना। अब हम वापस आते हैं शॉक थेरेपी पर। तो शॉक थेरेपी के माध्यम से हर देश सोवियत संघ के जो पुराना दौर था उस दौर से निजात पाकर पूंजीवादी व्यवस्था की ओर मुड़ना चाहता था। इस शॉक थेरेपी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि मिल्कियत
या संपत्ति का सबसे बड़ा जो प्रभावी रूप था वो कौन सा था? निजी स्वामित्व, अर्थात जो व्यक्ति कमाता है वो अब राज्य के पास नहीं रखना पड़ेगा, वो खुद अपने पास रख सकता है। इसके तहत जो संपत्ति अब तक राज्यों के हाथों में थी उसे तुरंत निजी हाथों में देना था, और जो भी राज्य के पास पहले से संचित संपत्ति थी उनको भी निजी हाथों में, प्राइवेट ओनर्स को या निजी मालिकों को दिया जाने लगा। व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाना था, अर्थात इस प्रकार का जो व्यक्ति जो व्यवसाय कर रहा है उसका स्वयं स्वामी होगा, उसी के लाभ और हानि के लिए वो कार्य करेगा। सामूहिक जो फार्म थे जहाँ पर सामूहिक खेती अपनाई थी, लोगों को खेत समूह के रूप में दिए गए थे, अब वो निजी फार्म में बदला गया। पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू की गई, अर्थात व्यक्ति अपने लाभ और हानि के लिए कार्य करने लगा। इस दौर में किसी भी देश के पास केवल दो ही विकल्प थे, या तो वो पूर्व सोवियत संघ के सिस्टम को अपनाए, संवादी सिस्टम को, या वर्तमान में जो पूंजीवाद चल रहा है उसको अपनाए। इन दोनों विकल्पों के अलावा कोई तीसरा विकल्प किसी भी देश के पास नहीं था। तो शॉक थेरेपी अपनाने वाले इन देशों का नज़रिया बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति बदलने लगा। जो दूसरे व्यवस्थाएं थी, अर्थव्यवस्थाएं थी, दूसरे देश थे, उनके प्रति अब ये नज़रिया बदलने लगा। अब ये माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। तो अब ये जो पूर्व सोवियत संघ के छोटे देश थे वो ये मान रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों के साथ हम व्यापार करके ही लाभ उठा सकते हैं। इस हेतु वित्तीय खुलापन, अर्थात अपने धन को किसी भी दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो, किसी भी क्षेत्र में आप खर्च कर सकते हो। मुद्राओं के आपसी परिवर्तन, मुद्राओं का आपसी परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसे वर्तमान में अधिकांश देश डॉलर में व्यापार करते हैं, आपने जो चीज़ ली है उसका भुगतान डॉलर में करना पड़ेगा, और आपने जो चीज़ बेची आपको भुगतान डॉलर में मिलेगा। लेकिन यदि दो देश आपस में व्यवस्था कर लेते हैं, जैसे भारत और बांग्लादेश व्यापार करता है, तो भारत बांग्लादेश को रुपए में पेमेंट कर सकता है, या उसकी जो मुद्रा है बांग्लादेश की टका, उसी में हम पेमेंट कर सकते हैं, ले सकते हैं। दोनों में से किसी भी मुद्रा में हम व्यापार करते हैं तो होता है उनका आपसी परिवर्तन। और मुक्त व्यापार की नीति, अर्थात हमारे व्यापार पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की इन्होंने ये नीति अपनाई। इस प्रकार के संक्रमण के दौर में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूदा व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया, अर्थात जो पूर्व सोवियत संघ के छोटे छोटे देश थे उनमें आपस में जो खेमा था उसको अब समाप्त कर दिया गया, और खेमे के प्रत्येक देश को दूसरे देशों से जोड़ने के बजाय पश्चिमी देशों से जोड़ा गया, अर्थात जो आपस में जुड़े रहते थे अब तक देश, उनको समाप्त कर दिया गया और सभी देशों को पश्चिमी देशों के साथ जोड़ा गया। धीरे धीरे इन्हें पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। पश्चिमी पूंजीवादी देश अब एक नेता के रूप में, जो पश्चिम के देश थे वो अब एक नेता के रूप में विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इन देशों का नेतृत्व करने लगे या इन देशों के मार्गदर्शक बनने लगे। तो अब हम देखते हैं कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम है। तो आपने कहावत सुनी होगी, गौर से सुनना। कहावत क्या है कि कहावत हिंदी में कि चौबे जी थे, छब्बे जी बनने गए थे, दुब्बे जी रह गए। अब इसका मतलब बताता हूँ कि क्या मतलब होता है। कि यदि किसी व्यक्ति के पास 24 अंक यूनिट्स है, वो थोड़ा सा लालच में आके और प्रयास करता हूँ मेरे पास 26 यूनिट हो जाएंगे, कोई गेम खेलता है और वो गेम में इतने गलत ढंग से खेलता है कि उसके 24 से 26 नहीं हुए, बल्कि मात्र अब उसके पास 2 अंक रह गए। तो इसको हिंदी में कहते हैं कि चौबे जी थे, छब्बे जी बनने गए, दुब्बे जी रह गए। तो यही हालत अधिकांश देशों की, जो पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य थे, उनकी हुई शॉक थेरेपी अपनाने के बाद। अमूमन इस शॉक थेरेपी के माध्यम से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का तहस-नहस कर दिया गया। क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस का पूरा राजनियंत्रित जो ढांचा था वो लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनियों को बेच दिया गया। आर्थिक ढांचे का निर्माण अब बाजार के हवाले था, अर्थात अब जो भी कार्य होता था बाजार की दम पर होता था, राज्य के लिए या राज्य के द्वारा नहीं होता था। ये कदम सभी उद्योगों को नष्ट करने वाला साबित हुआ। जब निजी संपत्तियां राज्य की थी वो निजी हाथों में दी गई, तो उन्होंने बाजार नष्ट कर दिया और ये पूरे उद्योगों को नष्ट कर दिया। तो इस घटना को हम एक कहावत के रूप में इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता, अर्थात जहाँ पर कबाड़ होता है। तो ज़्यादातर सिस्टम क्या था, कबाड़ बनने लग गया था। महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम आंकी गई, बहुत कम दामों पर इन्हें निजी हाथों में बेच दिया गया। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से परिवर्तन आया। मुद्रा स्फीति इतनी बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही।
मुद्रास्फीति होती है कि जब वस्तु का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और रुपए या मुद्रा का मूल्य बहुत कम हो। कहने का मतलब जब हमारे पास 100 रुपये की चीज़ है, हम 100 में खरीदते हैं, वो सामान्य स्थिति है, पर वही चीज़ 150 रुपये की मिलने लग जाए तो हम क्या कहेंगे, वस्तु का मूल्य बढ़ गया और अब मुद्रा का मूल्य घट गया। सिंपल भाषा में यदि वस्तु का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे पास जो संचित मुद्रा उसमें हम कम वस्तुएं खरीद पाएंगे। तो ऐसी स्थिति वहाँ पर हुई कि मुद्रास्फीति ज़्यादा बढ़ने पर जो लोगों के पास जमा पूंजी थी वो कम होती गई या समाप्त हो गई। सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी, खाद्यान्न उत्पादन घटने लगा, अतः उन्हें खाद्यान्न आयात करना पड़ा, दूसरे देशों से अपने लिए अनाज मंगाना पड़ा। जीडीपी या जिसको आप सकल घरेलू उत्पादन कहते हो, एक देश की क्षेत्र की सीमा में जो उत्पादन होता है वो भी बहुत नीचे चला गया। समाज कल्याण की जो पुरानी परंपराएं थी, साम्यवाद में लोगों की भलाई के लिए कार्य किया जाता था, वो समाप्त होने लगे। तो इस कारण गरीब लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी। अकादमिक या बौद्धिक जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग थे वो भी बिखरने लग गए, बाहर चले गए। कई देशों में माफिया वर्ग का उदय हुआ, अर्थात डराने धमकाने वाला भी काम होने लगा। अमीर एवं गरीब के बीच का जो विभाजन था वो और ज़्यादा चौड़ा होने लगा। कुछ आर्थिक बदलाव तो हुआ, परंतु लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य प्राथमिकता पर नहीं हुआ। अर्थात आर्थिक क्षेत्र में तो बदलाव हो रहा था लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। इन सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में या बहुत जल्दी में तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका की शक्तियां दी गई और अधिकांश शक्ति राष्ट्रपति को सौंप दी गई, जिससे क्या हुआ कि वहाँ की संसद की अपेक्षा जो कार्यपालिका थी या राष्ट्रपति थे वो ज़्यादा मजबूत हो गए और संसद अपेक्षाकृत कमज़ोर हो गई। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां प्राप्त थी। इनमें से कुछ सत्तावादी भी हो गए जिन्होंने लंबे समय तक अपने आप को उस देश का राष्ट्रपति मानने को बाध्य कर दिया। ऐसे देशों में आम जनता को सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का भी बहुत कम अवसर था या था ही नहीं। न्यायिक स्वतंत्रता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो इनके लिए बहुत दूर का सपना था। अब है इन देशों में किस प्रकार संघर्ष और तनाव, इनके अंदर क्या आर्थिक हालात थी, ये हम देखते हैं। तो पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य एक तरफ साम्यवाद से लोकतंत्र के संक्रमण से गुजर रहे थे, अर्थात वहाँ पर एक परिवर्तन का दौर चल रहा था। वहीं उनमें से अधिकांश गणराज्यों में गृह युद्ध और बगावत को भी झेलना पड़ा। तो वहाँ के जो अधिकांश देश थे उनमें क्या रहा, गृह युद्ध हो गया कि कुछ लोग कुछ अलग विचार चाहते हैं, कुछ लोग अलग चीज़ें चाहते हैं, तो आपस में ही वो लोग अब लड़ने लगे। तो जो गृह युद्ध हुए उनमें से हम बड़ी जो घटना है वो देखते हैं कि रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। रूस ने इन विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य बमबारी भी की। मानवाधिकारों का व्यापक बहुत ज़्यादा उल्लंघन भी हुआ, परंतु ऐसी स्थिति में आज़ादी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। मध्य एशिया में भी तजाकिस्तान करीबन 10 वर्षों तक गृह युद्ध की स्थिति में चपेट में रहा। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे थे। अजरबैजान का एक प्रांत है नगर्नो कारबाख, यहाँ पर कुछ आर्मेनियाई नस्ल के लोग रहते हैं, उन्हीं के पास में दूसरा देश था आर्मेनिया। तो जो आर्मेनियाई नस्ल के लोग हैं वो आर्मेनिया में शामिल होना चाहते थे, उनको भी दबा दिया गया। जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते थे, यूक्रेन, किर्गिस्तान, ताजिक और जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भी आंदोलन चल रहे थे। कई देश पानी को लेकर या नदी जल बंटवारे पर भी भिड़ रहे थे। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल था, अर्थात वहाँ पर शांति नहीं थी और आम नागरिक का जीवन बहुत ही कठिन हो गया था। तो मध्य एशियाई गणराज्यों के पास पेट्रोलियम संसाधन विशाल मात्रा में थे। इन गणराज्यों को फायदा तो हुआ, परंतु ये इनके पास साधन थे तो फायदा होना ही था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि ये क्षेत्र बाहरी ताकतों या दूसरे देशों के लिए एक क्या बन गया, प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन गया। तो उसकी हम घटनाएं देखते हैं कैसे इन्होंने दूसरे देश या कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा की। यहाँ पर 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान भी किया। अफगानिस्तान तथा इराक के युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति भी ली। वहीं रूस इन क्षेत्रों में अपना निकटवर्ती विदेश भी मानता है। रूस ये मानता है कि हमारे सबसे नज़दीक के लोग हैं, जो विदेशी भी मानता है, और उसका खुद का मानना भी है कि ये जो पूर्व सोवियत संघ के अंग थे पहले, अब गणराज्य छोटे छोटे से मध्य एशिया के देश हैं, वो रूस के प्रभाव में रहे। खनिज तेल जैसे संसाधनों की मौजूदगी के कारण चीन
चाइना कंट्री है, वो भी यहाँ पर एक गिद्ध की सी दृष्टि लगा के बैठा था कि कब ये संसाधन मेरे उपयोग के लायक हो या कब मैं इन पर अपना कब्जा जमाऊं। तो इस उद्देश्य से भी उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर अपना व्यापार करना शुरू कर दिया था। पूर्वी यूरोप का चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बट गया। चेक और स्लोवाकिया दो देश बन गए चेकोस्लोवाकिया में से, तो एक का नाम चेक और दूसरे का नाम स्लोवाकिया थे। लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र थे या बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। सन 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया। इसमें से शामिल बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यह ज़्यादा समस्या खड़ी हुई तो नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा और यूगोस्लाविया पर बमबारी भी हुई और यहाँ जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। गृह युद्ध फिर मैं दोबारा बता देता हूँ क्या है कि जब एक ही देश की जनता आपस में लड़ने लग जाए किसी मुद्दे को लेकर तो उसे हम कहते हैं गृह युद्ध। तो मध्य एशिया में या जो पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य थे जब स्वतंत्र हो गए थे उनमें ज़्यादातर में गृह युद्ध की सी हालत रहे। अब है कि पूर्व साम्यवादी देश और भारत के क्या संबंध, हम पढ़ क्यों रहे हैं, कहीं कहीं हमारे जुड़ाव है इससे। तो हम देखते हैं कि भारत के और जो पूर्व सोवियत संघ है उसके किस प्रकार के संबंध है। तो हम इन चीज़ों को दो भागों में बांटकर देखते हैं कि पहले हम वो देखते हैं कि जब तक विभाजन नहीं हुआ था तब तक पूर्व सोवियत संघ के और हमारे संबंध किस प्रकार थे, और विभाजन होने के बाद जो उसका सबसे बड़ा भाग रूस है उसके और हमारे संबंध किस प्रकार के हैं। तो हम देखते हैं कि भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए हैं, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज़्यादा गहरे हैं। जो पहले सोवियत संघ था उसका सबसे बड़ा पार्ट है रूस। तो भारत की नीति का, विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण संबंध रूस के साथ रहे हैं वर्तमान में। भारत और जो यूएसएसआर के संबंध है, पूर्व सोवियत संघ के जो संबंध है, इतिहास के अपने आप में विश्वास और साझे के हितों का हम निम्न माध्यमों से देख सकते हैं। कहने का मतलब अब हम पहले उन क्षेत्रों को देखेंगे जिनमें हमारे और पूर्व सोवियत संघ के संबंध थे, तो उनको भी हम छोटे छोटे भागों में बांटते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में भारत और पूर्व सोवियत संघ के किस प्रकार के संबंध थे। तो हम देखते हैं कि पूर्व सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनको ऐसे वक्त में मदद की जब कोई भी हमें मदद देने के लिए तैयार नहीं था या हमारे लिए मदद पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल जैसी मशीनरी संयंत्रों के लिए नागरिक और तकनीकी सहायता दी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपये को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया, अर्थात हम भारत में या रूस की जो मुद्रा थी रूबल उसमें व्यापार कर सकते थे, हमें किसी दूसरे देश की मुद्रा में भुगतान करने की जरूरत नहीं थी। अब राजनीतिक क्षेत्र में हमारे और पूर्व सोवियत संघ के संबंध किस प्रकार के थे, तो सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख का समर्थन किया। अर्थात जब हम कह रहे हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो पूर्व सोवियत संघ ने भी एक यही बात को दोहराया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के कुछ कठिन दिनों में, खासकर सन 1971 में जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ, उस दौरान भी भारत की मदद की। भारत ने भी सोवियत संघ को विदेश नीति का अप्रत्यक्ष यानी छुपे रूप में लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से हमने उनका समर्थन किया। अब हम देखते हैं सैन्य क्षेत्र में, तो भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साज सामान या सामग्री दी जब शायद ही कोई अन्य देश हमें सैन्य टेक्नोलॉजी या तकनीकी भारत को देने के लिए तैयार था। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते भी किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सके। तो भारत और पूर्व सोवियत संघ ने संयुक्त रूप से अपनी कंपनियां भी स्थापित की। अब देखते हैं संस्कृति में, तो हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थे। जो भारत की फिल्म है वो भी पूर्व सोवियत संघ में देखी जाती हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के जो नायक है राज कपूर और अमिताभ बच्चन की फिल्में रूस और उसके जो भी भाग थे उनमें, बाकी गणराज्यों में घर घर में आप उनको देख सकते हो, उनके गाने सुने हुए देखे जा सकते हैं। आप इन क्षेत्रों में हिंदी फिल्मों के गीत बजते हुए सुन सकते हैं या भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग भी हम ऐसा भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पूर्व सोवियत संघ के विभाजन के बाद जो उसका सबसे बड़ा भाग बना रूस और यूएसएसआर की जिम्मेदारियां जो रूस को मिली, तो रूस और भारत के साथ वर्तमान में संबंध कैसे हैं। तो वर्तमान समय में यदि हम भारत और रूस के संबंधों को देखें तो वर्तमान में दोनों का सपना
ये है कि बहुध्रुवीय विश्व हो। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब होता है कि विश्व में इन दोनों देशों के मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हो। ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्ति हो और संपूर्ण विश्व उसके इशारे पर कार्य करे, अर्थात बहुत सी शक्तियां होनी चाहिए। सामूहिक जिम्मेदारी हो, अर्थात सुरक्षा की सभी की आपस में जिम्मेदारी हो। यदि कोई एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो जिस पर आक्रमण हुआ है केवल वही दुखी न हो, हमें सबको भी ये मानना चाहिए कि हम पे ही आक्रमण है और उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के माध्यम से हो, लड़ाई झगड़े से समाधान नहीं होना चाहिए, ऐसा भारत मानता है और रूस भी मानता है। हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को मजबूत बनाया जाए, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए उनको, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को। वर्तमान में भी रूस भारत की परमाणविक योजनाओं में सहयोग कर रहा है, महत्वपूर्ण सहयोग दिया है उन्होंने। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट या एक तकनीक या क्रायोजेनिक रॉकेट की वो भारत को प्रदान की है। भारत और रूस के विभिन्न वैज्ञानिक जो परियोजना है उसमें आपस में साझेदार भी है, जैसे आपने ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुना होगा, दोनों की संयुक्त तकनीकी है भारत और रूस की। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू।